स्वागत है विद्यार्थीगण आप सबों का मौर्या पाठशाला में। आज आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का जो मैट्रिक का हिंदी विषय का ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो आज बताने जा रहा हूं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके बताऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ इस मौर्या पाठशाला चैनल पर जुड़े रहें और ध्यान से देखें। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 जिसका विषय कोड 101 है। प्रश्न पुस्तिका कोड भी आप लोग देख रहे हैं। कुल प्रश्न 106 यानी 100 ऑब्जेक्टिव और 6 प्रकार के लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। कुछ निर्देश भी है आप लोगों के लिए, प्यारे विद्यार्थीगण, कुछ निर्देश भी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग उस निर्देश को पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे उस निर्देश को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। और ये जो 6 नंबर का है इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान से देख लेंगे इस निर्देश को। प्यारे विद्यार्थीगण, अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर सीधा चलते हैं आप लोगों को लेकर। खंड अ, प्यारे विद्यार्थीगण, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला आप लोग देख रहे हैं। ये जो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखिए। ये जो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये विख्यात भाषण है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण होता है जाति भेद का उच्छेद। उच्छेद मतलब विनाश, उच्छेद मतलब विनाश। नाम से किसने किया है, किसने हिंदी रूपांतरण किया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण को? मुलायम सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने, राकेश सिंह यादव ने, भूषण सिंह यादव ने? तो ललई सिंह यादव ने। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देखिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? गंभीर दोषों से युक्त, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व से युक्त, मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर, कार्य कुशलता से युक्त। तो गंभीर दोषों से युक्त। प्यारे विद्यार्थीगण, गंभीर दोषों से युक्त। तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आइए। गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? सगुण ब्रह्म की भक्ति का, तामसी भक्ति का, राजसी भक्ति का, कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का? तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो गुरु नानक जी किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं, मिलने की प्रेरणा देते हैं? समाज के साथ, धर्म के साथ, गोविंद के साथ, परिवार के साथ? तो गोविंद के साथ। प्यारे विद्यार्थीगण, 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें आप लोग देख रहे होंगे, इसके बाद 5वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आइए। 5वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद। कन्नड़ भाषा, दही वाली मंगमा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? 4 ऑप्शन है।
बी आर नारायण ने, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, अमृतलाल नागर ने, गोपाल दास नागर ने? तो बी आर नारायण ने। उसके बाद छठा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा? चार ऑप्शन, मांझी ने, नंजम्मा ने, बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने, रंगप्पा ने? आप लोगों को पता होगा दही वाली मंगमा से कर्ज रंगप्पा ने मांगा था। ये रंगप्पा मंगमा के ही गांव का रहने वाला जुआरी, शराबी और रंगीला किस्म का व्यक्ति था। प्यारे विद्यार्थीगण, अब चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? दानापुर जनकधारी हाई स्कूल से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से, मिलर हाई स्कूल से, पटना हाई स्कूल से? तो बताइए आप लोग इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई थी स्कूल की पढ़ाई? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से। आठवां ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए सेन साहब की 5 लड़की थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो सीमा भी सेन साहब की लड़की थी, आलो भी, आरती भी, लेकिन मोहनी नहीं थी। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव संख्या 9। 9वां ऑब्जेक्टिव को ध्यान से आप लोग देखिए। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया, दोहा, रोला, छप्पे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? छवैया छंद में सिद्ध थे। 10वां ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखिए। कवि रसखान के आराध्य हैं राम, शिव, कृष्ण, गणेश। तो बताइए क्या होगा? कृष्ण। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 11 पर चलिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 11। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तूफान के कारण, कि सूखा के कारण, कि बाढ़ के कारण, कि भूकंप के कारण? तो प्यारे विद्यार्थीगण क्या होगा इसका जवाब? बाढ़ के कारण। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए ढहते विश्वास पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हुआ था? बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बांध टूट गया था, गांव में पानी प्रवेश कर गया था और गांव के लोग सब, जीव जंतु सब, माल मवेशी सब मर गए थे। अर्थात लोग जो हंस रहे थे, लोगों की जो जिंदगी अच्छे से चल रही थी, सब कुछ उजड़ गया, तबाह हो गया। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिए। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? ढहते विश्वास में जो नायिका है लक्ष्मी, ये अपने परिवार से किनको भेजे थे? पति को, कि मंझले लड़के को, कि छोटे लड़के को, कि बड़े लड़के को? आप लोग जवाब दीजिए इनका। तो बड़े लड़के को। बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। अच्युत को भेजी थी, लेकिन ये भी मर गए, अच्युत भी। प्यारे विद्यार्थीगण, अब अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलिए। मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को, कौन सा उनको उपाधि दिया गया, उसको अस्वीकार कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ड्यूक की उपाधि, नाइट की उपाधि, बेरन की उपाधि, अर्ल की उपाधि? तो प्यारे विद्यार्थीगण, नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह पदवी अत्यंत उनको तुच्छ लगी, इसलिए उसे अस्वीकार कर दिया। ऑब्जेक्टिव संख्या 14 की ओर चलिए। मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत कहां
प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? यूरोप में जो बहुत सारी कहावतें हैं, कहानियां हैं, उनका जो स्रोत है, उत्पत्ति है, वो किस धर्म को माना जाता है? किस धर्म से? ईसाई धर्म को, हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, यहूदी धर्म को? तो किसको माना जाता है? हिंदू धर्म को। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 15 की ओर चलिए। बहुत ही आसान सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? प्रेम की पीर के कवि है? तो 4 ऑप्शन है, घनानंद, रसखान, प्रेमघन, दिनकर। तो कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो घनानंद। आप लोगों को मालूम होगा, घनानंद जो थे वो मीर मुंशी का काम करते थे मोहम्मद शाह डंगीले के यहाँ, और उनके यहाँ एक सुजान नामक नर्तकी थी, उनसे प्रेम भी करते थे। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 16 की ओर चलिए। कवि घनानंद, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 16, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? तो मुगल बादशाह के महल में, प्रेमिका सुजान के आंगन में, नादिर शाह के शिविर में, मथुरा के महल में? तो प्रेमिका सुजान के आंगन में। आपको बताएं कि ये सुजान एक नर्तकी थी, वो भी राजा के यहाँ नृत्य का काम करती थी, तो घनानंद को उनसे लगाव हो गया था, तो उन्हीं के पर आधारित ये लिखे हैं, और उनमें ये बताए हैं प्यारे विद्यार्थीगण कि प्रेमिका सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देखिए ध्यान से। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? राजस्थानी, मराठी, मगही और गुजराती? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, क्योंकि आप लोग वर्णिका में पढ़े होंगे कि माँ कहानी के जो कहानीकार है, लेखक है, वो है ईश्वर पेटलीकर, और माँ कहानी गुजराती है, इसीलिए ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 18 की ओर चलिए। मां शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर मां जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, मंगू जन्म से गूंगी और पागल थी, तथा जिस गांव में मंगू थी उसी गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई थी, और जब ये रांची खाना में, पागल खाना में जब इनको भर्ती कर दिया गया, तो पागल खाना से ये ठीक होकर के वापस अपने घर लौटे, तो फिर गांव के लोग सलाह देने लगे इनकी माता को, मंगू की माता को, कि इनको भी भर्ती कर दो, तो जिस तरह कुसुम ठीक हो गई है उसी तरह से मंगू भी ठीक हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थीगण, अब अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 19 की ओर चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आलोक पर्व के लिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लिए, पुनर्नवा के लिए? तो बताइए विद्यार्थीगण आप लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आलोक पर्व के लिए। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 20, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइए। कालिदास, बाणभट्ट, वात्स्यायन, भवभूति? तो वात्स्यायन। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 21 को आप लोग ध्यान से देखें। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 21, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे?
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद। तो बताइए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। अगला ऑब्जेक्टिव, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी फिल्म देखकर, यूरोप में घूम घूम कर, विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी वस्त्र पहनकर। तो विदेशी विद्या पढ़कर। आप लोग स्वदेशी कविता में पढ़े होंगे, विदेशी विद्या पढ़कर क्या हो गए हैं? भारतीय लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाए। आप लोग स्वदेशी पाठ में पढ़े होंगे। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव है प्रश्न संख्या 23 को देखिए। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार सुजाता। तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। के ए जमुना, एस रंगराजन, के कृष्णमूर्ति, पी मुर्गन। तो बताइए क्या होगा? एस रंगराजन। एस रंगराजन जो है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या आप लोग देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या की ओर चलिए। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 24। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापत्ती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, वल्ली अमाल की बेटी पापत्ती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी और वो मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बताइए, बाल रोग विभाग के बाहर कि प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी, कि आर्थोपेडिक्स विभाग के बाहर, कि बहिरंग रोगी विभाग के बाहर? बताइए आप लोग इसका जवाब। तो बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बैठ करके वल्ली अमाल अपनी लड़की पापत्ती के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 25 को आप लोग देखिए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 26 की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 26 की ओर चलिए। पठित पाठ के आधार पर 26 में क्या कह रहा है? पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है विद्या अनुराग के लिए? सिंधुराज, मुंज, भोज, उदयादित्य। तो राजा भोज। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 27 की ओर चलिए। आप लोग जवाब दीजिए, बने रहिए मौर्या पाठशाला से, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगता होगा। नहीं पढ़ने वालों के लिए छोटा सा छोटा चीज़ भी बहुत भारी लगता है, इसलिए मन से पढ़ाई करिए। आप लोग, समय ज़्यादा नहीं है, समर्पित होकर पढ़ाई करिए। प्यारे विद्यार्थीगण, अब आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 27 को देखिए। निम्नलिखित में किन की आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? 4 ऑप्शन, घनानंद की, सुमित्रानंदन पंत की, गुरु नानक की और रसखान की। तो बताइए आप लोग इसका जवाब। तो सुमित्रानंदन पंत की, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 28। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहां बिताते हैं? तो आप लोग पाठ में पढ़े हैं कि भारत माता
कहाँ निवास करती है? तरुतल निवासनी। तरु मतलब पैर, यानी पैरों के नीचे निवास करती है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 29 की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण, प्रश्न संख्या 29 की ओर चलिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो सावरदैया ने ही किया है, क्योंकि इन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखा भी है और इन्हें हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया है। तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देखिए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? बताइए आप लोग। दिवाली के बाद, जन्माष्टमी के बाद, महाशिवरात्रि के बाद, होली के बाद? तो होली के बाद बारी बारी से साथ में रखने का निर्णय लिया था सीता के पुत्रों ने। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देखिए। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 31 को देखिए। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत जो लेखक है, बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत, रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? बहादुर कहानी के तो लेखक है अमरकांत, लेकिन कह रहे हैं कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में कौन सी कहानी ये पुरस्कृत हुई थी? किस कहानी पर उनको पुरस्कार मिला था? बहादुर पर कि दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, डिप्टी कलेक्टरी, ये सब इन्हीं की रचित पुस्तकें हैं। तो डिप्टी कलेक्टरी पर अमरकांत जी को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था। प्यारे विद्यार्थीगण, अब अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 32 की ओर चलेंगे। और 32 नाम जो ऑब्जेक्टिव है 32 का, उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे और जवाब भी देंगे। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो आप लोग पढ़े हैं, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के साले साहब, तो साले साहब आए थे। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपने बिहार के ही सिमरिया बेगूसराय जिला के रहने वाले थे, वहीं जन्म हुआ था इनका। कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, जन्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थीगण, इसलिए आप लोग जन्म भी लेखक सबका, कवि सबका याद रखिए। 34 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावरे और हल क्या बनने वाले हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा, जनतंत्र का जन्म में पढ़े हैं कि फावरे और हल क्या बनने वाले हैं? तो राजदंड बनने वाले हैं, हथियार बनने वाले हैं। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 35 की ओर चलिए। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? मूल्यांकन, तो जब भी मूल्यांकन का बात आए तो आप लोग पढ़ रहे हैं परंपरा का मूल्यांकन, आप लोगों का एक पाठ है, तो उसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो क्या होगा इसका जवाब? रामविलास शर्मा। प्यारे विद्यार्थीगण, अब अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या की ओर चलिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 36, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? सूरज का अर्थ क्या है? आप लोग हिरोशिमा पाठ में पढ़े हैं, तो खगोलीय पिंड, एक प्रमुख व्यक्ति, प्रचंड क्रोध कि परमाणु बम, तो परमाणु बम है। सूरज किसका प्रतीक है? परमाणु बम का, क्योंकि परमाणु बम को सूरज कहा गया है हिरोशिमा पाठ में। अगला ऑब्जेक्टिव, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो संगीत भारती से कमाई किए थे पंडित बिरजू महाराज, आप लोग देखिए साइकिल खरीदे थे। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 38 की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण, 38 की ओर, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण। शीर्षक कविता
किस कविता संग्रह से संकलित है? परिवेश से, हम तुम से, चक्रव्यूह से, इन दोनों से, इन दिनों से। तो प्यारे विद्यार्थीगण, इन दिनों से लिया गया है एक वृक्ष की हत्या। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 39 को आप लोग देखिए। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 39, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजेल द आविन्यो? तो आंद्रे वेत्रा, पीटर ब्रुक, पिकासो, पाल एलुआर। तो बताइए आप लोग, तो पिकासो की जो कृति का शीर्षक है वो है ल मादा मोजेल द आविन्यो। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या आप लोग 40 को देखिए। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो प्यारे विद्यार्थीगण, मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। आप लोग पढ़े हैं पाठ में, तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 41 की ओर चलिए। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? तो मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण किस पर हुआ है? तो नौकर की कमीज नामक जो कहानी है उस पर हुआ है मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गौ वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो गौ से गधा भी होता है, गौ से गेंद भी होता है, गौ से गाड़ी भी होता है, गौ से टूटता हुआ गमले से भी होता है। तो बताइए, आप लोग पाठ पढ़े हैं अक्षर ज्ञान, अनामिका का जो पाठ है आप लोगों के 10वीं में हिंदी में क्या है? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान में क से लेकर के अंग तक का अर्थ बताया है, विस्तार से बताया, उस पर चर्चा किया है। तो आप लोग बताइए उसमें पठित पाठ के आधार पर गौ का क्या होगा? तो टूटता हुआ गमला। तो टूटता हुआ गमले से इसका जवाब होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 43 की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग भी जवाब दीजिए कमेंट में। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है? वो निबंध है कि साक्षात्कार है कि व्यक्ति चित्र है कि भाषण है? तो नौबत खाने में इबादत, प्यारे विद्यार्थीगण, ये व्यक्ति चित्र है। और किसके व्यक्तित्व का चर्चा किया है? तो प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। अगला ऑब्जेक्टिव 44, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो बालाजी मंदिर की। आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रथम ही लाइन है बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 45 की ओर चलिए। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 45 की ओर चलिए। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवन आनंद दास द्वारा रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो बताइए आप लोग, वनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था कब? 1952 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 46 को आप लोग देखिए। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहां बोलता है? आम के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, कटहल के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर? तो कपास के पेड़ पर इसका जवाब होगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या, प्यारे विद्यार्थीगण, 47 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, रामाबाई, लक्ष्मीबाई, कांताबाई? तो पुतलीबाई। और महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न 48 नंबर, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो क्या है सबसे बढ़िया शिक्षा? खेल खेल में शिक्षा, हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, विदेशी शिक्षा? तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 49, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 49 को आप लोग देखेंगे सारे विद्यार्थीगण ध्यान से। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? तो रेनर मारिया रिल्के की। आप लोग जानते हैं रेनर मारिया रिल्के ने जो आप लोगों में लिखा है कविता मेरे बिना तुम प्रभु, वो क्या है? गीतात्मक शैली में है, गीत के रूप में है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 50, ये आपका
पुस्तक से हैं, पुस्तक से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और व्याकरण से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपके हिंदी का जो ये मॉडल सेट है, ऑफिशियल मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने प्रकाशित किया है। तो देखिए यहाँ, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो कवि के कपोलों पर, कपोलों मतलब गाल, गाल पर विश्राम करती थी भगवान की कृपा दृष्टि। तो आपका ये 50 अंक का किताब से जो पूछा गया है वो समाप्त हो गया प्यारे विद्यार्थीगण। अब है व्याकरण से, तो आप लोग ध्यान देंगे, व्याकरण की तरफ चलेंगे। हिंदी व्याकरण से पूछा गया है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान और साधारण क्वेश्चन पूछा है जो आप लोग आसानी से बना रहे होंगे। 51 नंबर देखिए व्याकरण से, ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। तो आपको मालूम होगा विद्यार्थीगण, कंठ और तालु से ए ऐ बोले जाते हैं। तो जब ए ऐ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ तालव्य, तो ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य। बी ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्टिव संख्या 52, लॉ, लॉ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। लॉ वर्ण का कहां से उच्चारण होता है? किस ये जो आपका उच्चारण स्थान होते हैं 6, उसमें से किस स्थान से लॉ का उच्चारण होता है? तो प्यारे विद्यार्थीगण 4 ऑप्शन, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ। तो बताइए, तो आप लोग जानते हैं दंतोष्ठ से क्या होता है? दंत और ओष्ठ से व। कंठ से क्या होता है? कंठ से ओ आ क ख ग घ और ह विसर्ग। ओष्ठ से क्या होता है? उ औ प वर्ग, यानी प फ ब भ, मो नहीं, मो नासिका से होता है। और यहां देखिए दंत्य, दंत से क्या होता है? तो वर्ग, यानी त थ द ध और ल। दंत दंत तो वर्ग ल स, अगर ऐसा रहेगा तो दंत से। तो आप लोग बताइए क्या होगा? लॉ वर्ण का उच्चारण स्थान, लॉ का उच्चारण स्थान कहां से होगा? दंत से। प्यारे विद्यार्थीगण, लॉ वर्ण का उच्चारण स्थान, लॉ वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होगा प्यारे विद्यार्थीगण? जल्दी बताइए आप लोग प्यारे विद्यार्थीगण, लॉ का उच्चारण स्थान क्या होगा प्यारे विद्यार्थीगण? लॉ का दंत्य। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 53 की ओर चलिए। बहुत ही आसान है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 और 7। तो 5 है। अंग, य, मूर्धन्य न, दंत न और मो, 5 है। नाक से उच्चारण किया जाता है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में अघोष वर्ण, तो आप लोग जानते होंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में। तो कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन है? ग, ये ध, ये ठ और व। तो प्यारे विद्यार्थीगण, घोष वर्ण में आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ण का प्रथम और दूसरा वर्ण घोष वर्ण है। तो यहां देखिए, प्रत्येक वर्ग का मतलब हुआ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो इसका पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा? इसका पहला और दूसरा अक्षर अघोष होगा। अघोष वर्ण की बातें हो रही हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर क्या होगा? अघोष होगा, अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा? अघोष वर्ण। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा? घोष वर्ण। तो यहां देखिए, ये तो ग तीसरा अक्षर है, तो ये नहीं है अघोष वर्ण। ये ध चौथा अक्षर है, नहीं है अघोष वर्ण। ये देखिए व, तो ये भी नहीं होगा अघोष वर्ण। और यहां देखिए, ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ट ठ, तो ये हो गया अघोष वर्ण। तो निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठ। प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में घोष अघोष बहुत आसान है, बहुत ही आसान और हलवा सा क्वेश्चन है, सबको बनने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 55 को देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? नीर, अनुनासिक, प्लुत, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुनासिक। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 56 को देखिए, उस सुरलहर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है,
उसे क्या कहते हैं? अनुतान। क्योंकि अनुतान उस सुर लहर को कहा जाता है जिसके कारण अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे तुम्हारा, तो तुम्हारा कहने से तुम्हारा का बोध हुआ, इसी को तोड़ करके बोलेंगे तुम हारा, यानी तुम हार गए हो, तो ये अनुतान हुआ। प्यारे विद्यार्थीगण, अब चलेंगे अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या की ओर। ये सीधा परिभाषा से ही है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? तो संधि। जब दो वर्ण का मिलन होगा तो नया वर्ण पैदा होगा, तो उसको क्या कहोगे आप लोग? संधि है। ये संधि का परिभाषा से ही दिया है डायरेक्ट। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 58। प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है नौ हलंत के समान, अंगा के समान, नौ हलंत के समान, ड के समान, य के समान, मो हलंत के समान। तो मो हलंत के समान कैसे? मान लीजिए अगर संबल है या चंबल है, तो जो आपका कह रहा है प वर्ग से पहले, ये प फ में आता है, प फ ब प वर्ग में आता है, तो इससे पहले जो अनुस्वार है तो इसके बदले आप लोग क्या कर सकते हैं? इसे भी लिख सकते हैं आप लोग संबल, संबल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसका हो गया? ये मोह हलंत हो गया, यानी आधा मोह, तो मोह हलंत के समान होगा इसका जवाब। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 59 की ओर चलिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो प्यारे विद्यार्थीगण, हिंदी देवनागरी लिपि में। संस्कृत रहेगा तो वो भी देवनागरी लिपि में। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या की ओर चलिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 60 की ओर चलिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 60। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचंद का, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, डॉक्टर का। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए जैसे डॉक्टर अंग्रेजी में, तो ये जो ओ है तो इसमें हिंदी में जो आ है तो आ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? आ के ऊपर तो अर्धचंद का। तो देखते होंगे आप लोग डॉक्टर में क्या होता है? ऊपर में अर्धचंद होता है, तो जवाब क्या होगा? अर्धचंद। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 61 की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? जैसे आप लोग देखिए निरूपय, तो नी जोर उपय, ये तो विसर्ग आ गया, इसमें तो विसर्ग संधि हो गया, तो ये नहीं हुआ स्वर संधि का उदाहरण। यशोदा, तो यश जोड़ दा, यशोदा, ये भी आप देख रहे हैं विसर्ग है तो विसर्ग संधि हो गया। और आप यहां देखिए से जोड़ अन, तो ए जोड़ अ से आय होता है, यानी आयादी संधि का उदाहरण है। तो यहाँ क्या हो गया? ए जोड़ अ। तो स्वर से स्वर का अगर संधि होगा तो कौन सा संधि का उदाहरण होगा? स्वर संधि का। तो यहाँ क्या हो गया? से जोड़ अन शयन, ये है आपका स्वर संधि का उदाहरण। यही रहता ने जोड़ अन, क्या होगा बताइए आप लोग? ने जोड़ अन बराबर क्या होगा? नयन। अगला ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखिए। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पम जोड़ चम, तो पम जोड़ चम, बी ऑप्शन सही है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 63 को आप लोग देखिए। 63 को आप लोग देखिए। यदि तत्सम शब्दों में तालम स हो तो तद्भव में क्या होगा? तो आप लोग तत्सम तद्भव पढ़े हैं कि तत्सम संस्कृत का जब कोई शब्द सीधा हिंदी में प्रयोग किया जाता है, सीधे हिंदी में बिना बदले हुए, तो उसको तत्सम कहते हैं। आज संस्कृत के शब्दों को जब बदल करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसको तद्भव कहते हैं। तो ये संस्कृत में जो तालम स्वर आता है तो ये इसको कठोरता पकड़े हुए हैं, तो हिंदी में आकर के कोमलता पकड़ लेता है, तो ये दंत स का रूप ग्रहण कर लेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 64 को आप लोग देखिए। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो कौन पूर्ण विराम है? यह है पूर्ण विराम का चिन्ह। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 65 की ओर देखिए। प्यारे विद्यार्थीगण, प्यारे विद्यार्थीगण, बहुत ही आसान सा ऑब्जेक्टिव है इस बार ऑफिशियल मॉडल पेपर में। इसी तरह से रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जिनसे नहीं बन रहा है, समझिए उसमें कमी है, तो वो समर्पित होकर के अभ्यास करे, मेहनत करे। प्यारे विद्यार्थीगण, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है।
तो उद्धरण चिन्ह ऑप्शन में देखिए, उद्धरण चिन्ह की, अल्प विराम की, योजक चिन्ह की, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोग जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है, योजक चिन्ह ऐसे होता है, अल्प विराम ऐसे होता है। अल्प विराम को आप लोग देखिए, अल्प विराम प्यारे विद्यार्थी ऐसे होता है अल्प विराम। और उद्धरण चिन्ह आप लोग देखे हैं, उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है उद्धरण चिन्ह प्यारे विद्यार्थीगण। तो योजक चिन्ह, तो इसका सही जवाब क्या होगा, योजक चिन्ह। जैसे दिन रात, तो दिन और रात के बीच में क्या करते हैं आप, योजक चिन्ह देते हैं। तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ भी है, तो सही जवाब होगा योजक चिन्ह। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 66 की ओर चलिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 66 की ओर चलिए प्यारे विद्यार्थीगण। निम्नलिखित में कौन द्रववाचक संज्ञा है, द्रववाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा, तो पानी। 67 में देखिए, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग। प्यारे विद्यार्थीगण, बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसी तरह से रहने भी वाला है, आप लोग मन से तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है, वार्ता, सरक, शाखा, नाड़ी वृंद। तो नाड़ी वृंद, क्योंकि वृंद का मतलब होता है समूह, यानी नारियों का समूह, तो नाड़ी वृंद हो गया बहुवचन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 69 को देखिए, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग चुनने के लिए कह रहा है। तो किन्नर, परिवर्तन, खीरा, ये सब पुल्लिंग है। चित्रकला स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें कला लगा हुआ है, तो कला अपने आप में स्त्रीलिंग है। अगर केवल चित्र रहता तो चित्र पुल्लिंग होता, लेकिन चित्रकला है तो ये स्त्रीलिंग हो गई। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 70 की ओर चलिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 70 की ओर प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 70 की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग की बात हो रही है। चिंता, गंध, गद्दा, ये स्त्रीलिंग है, इत्र पुल्लिंग है। 71 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखिए, निम्नलिखित में कौन विभक्ति या अधिकरण कारक के हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पर। 71 का सी होगा सही जवाब। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 72 को देखिए प्यारे विद्यार्थीगण, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चुकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें ये चारों में से जवाब देना है। ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थीगण, उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। कैसे, जैसे रहेगा मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं, ऐसा तो नहीं रहेगा मैंने जाता हूं, तो मैंने जाता हूं गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ने का प्रयोग उसमें नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 73 को देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरा तो अलगव का बोध करा रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। आप लोगों को बताया हूं, जब अलगव का बोध होगा तो अपादान कारक, और जब लगव का बोध होगा तो करण कारक। इसलिए ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है। व्याकरण का भी, हिंदी व्याकरण का भी प्रश्न बहुत ही आसान है, और पुस्तक का भी तो आसान ही था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 74 को आप लोग देखिए, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं विद्यार्थीगण, पद कहलाते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें राम, पढ़ता और है, तो राम एक पद हो जाएगा। लेकिन जब अकेला कहेंगे राम मोहन, तो वो शब्द कहलाएगा। लेकिन जब वाक्य में जुड़ेगा तो क्या कहला जाएगा, पद। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, कितने सर्वनाम की बात हो रही है, सर्वनाम के भेद की बात नहीं हो रही है। अगर सर्वनाम के भेद की बात होगी तब 6, लेकिन कितने सर्वनाम है, तो याद रखना 11 सर्वनाम है। अगला ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखिए, वह, वे, यह, ये, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है। तो अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो वह, वे, यह, ये क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं कि ये प्रथम पुरुष से संबंधित है, यानी अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष भी कहते हैं। और प्रथम पुरुष के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में, या जो यहाँ मौजूद नहीं है, न सुन रहा है न बोल रहा है, लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो कौन सा पुरुष होता है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो इसका जवाब होगा ए ऑप्शन सही होगा। प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग बने रहें, मौर्य पाठशाला से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव संख्या 77, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम
कि विशेषता जो बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं विद्यार्थीगण? ये विशेष आप लोग डायरेक्ट परिभाषा से जानते हैं। जैसे यहां देखिए, राम तेज है, तो यहां राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? तेज। तो तेज हो गया विशेषण, लेकिन किसको तेज कहा जा रहा है? तो राम को। तो राम हो गया यहां विशेष्य। क्या हो गया यहां बाबू? राम हो गया विशेष। अगर यहीं रहता राम बहुत तेज है, अगर यहां रहता राम बहुत तेज है, तो यहां तेज का भी विशेषता बता दिया है। यानी कि विशेषण का भी जब विशेषता बता देगा तो उसको प्रविशेषण कहेंगे। जैसे यहां देखिए 78 नंबर ऑब्जेक्टिव, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण। तो बड़े साहसी, तो आप जानते हैं कि साहसी है विशेषण, उसका भी विशेषता बता दिया है बड़े से। तो यहां देखिए बड़े हो गया बाबू प्रविशेषण, यानी विशेषण की ही जो विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखिए बाबू। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? सभी रूपों में पाया जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, अव्य कहेंगे, काल कहेंगे, धातु कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी धातु कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे पढ़, लिख, खा, पी, चल, रो, ये सब क्या है? धातु है। तो इसमें बहुत कुछ लग सकता है। जैसे पढ़, पढ़ता, पढ़ में ता जोड़ेंगे तो पढ़ता। तो जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम पढ़ा। तो देखिए धातु में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी रूपों में कौन पाया जाता है? तो धातु। 80 में देखिए आप, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? तो दूर, दूर तो बाबू स्थान को व्यक्त करता है। यहां से ये भी स्थान को व्यक्त करता है। और अब से देखो, अब से ये काल को व्यक्त करता है, यानी ये समय को बोध कराता है। तो क्या होगा? अब से ये कालवाचक अव्यय है। प्यारे विद्यार्थीगण 80 का क्या होगा? सी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 81 को आप लोग देखें। निम्नलिखित में कौन बलदायक निपात है? तो ही तक पर, ठीक, लगभग, करीब, क्या, काश, काश की, हाँ जी, जी हाँ। तो ही तक पर ये होगा बलदायक निपात। कैसे? जैसे वह ही तो था, यानी बल देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो बलदायक निपात होता है। जैसे देखिए राम ही तो था, राम ही तो था, तो का बात आ गई, तो ये हो गया बलदायक निपात। प्यारे विद्यार्थीगण, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्यारे विद्यार्थीगण आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना आसान सा लॉलीपॉप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया है, बिहार बोर्ड ने जारी किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए यहां 83, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम। तो आप लोग जानते हैं संस्कृत का जो शब्द होता है उसको क्या कहोगे आप? तत्सम कहोगे। तो आग, ये तो हिंदी है, डोंगा हिंदी है, चंचू, चंचू मतलब चौंच, ये है आपको प्यारे विद्यार्थीगण, चंचू मतलब होता है चौंच, ये है आपका तत्सम शब्द। सुभाषित, सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आप लोग जानते हैं उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, और जब आप मुंह से उच्चारण करते हैं तो जो पहला आपको आ जाता है तो वही उपसर्ग होगा। जैसे सुभाषित, सुभाषित, तो सुभाषित में पहला क्या आ रहा है? सु, तो सु होगा इसका उपसर्ग। सुभाषित में कौन सा उपसर्ग होगा? सु। प्यारे विद्यार्थीगण ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 85 की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण खिंचाव, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय बाद में लगता है। तो आप देखिए खिंच जोर आओ, तो खिंच जोर आओ से क्या हो गया? खिंचाव। तो औ इसमें क्या है? बाद में आया है, तो औ होगा इसमें प्रत्यय। खिंचाव में औ प्रत्यय है। 86, निम्नलिखित में शब्द कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी शुद्ध शब्द कह रहा है चुनने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थीगण ये चित्तकार ऐसे होता है, चित्तकार ऐसे होता है, चित्तकार, तो ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द कह रहा है चुनने के लिए। विचरण भी अशुद्ध है, क्योंकि आप लोग जानते हैं विचरण, ऐसे ये भी अशुद्ध है। पूर्व संचित भी अशुद्ध है, क्योंकि पूर्व संचित ऐसे होता है। तो ये सही कौन होगा? उद्भावित
उद्भावित सही है। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिए। अशुद्ध शब्द कह रहा है इसमें चुनने के लिए, पीछे शुद्ध कह रहा था, इसमें अशुद्ध कह रहा है। अशुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ देखिए अशुद्ध कौन है? चरितार्थ, ये तो शुद्ध है। जीर्णोद्धार, ये भी शुद्ध है, इसी तरह से लिखा जाता है। और जिजीविषा, ये भी शुद्ध है। अशुद्ध, ये देखो ये अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है? क्योंकि इसको लिखा जाता है निवीर को ऐसे, जिसका अर्थ आप लोग जानते हैं घना, घना होता है। निवीर का अर्थ क्या होता है? घना, ऐसे ऐसे, और इसका कोई अर्थ नहीं है, गलत है, अशुद्ध है। प्यारे विद्यार्थीगण, अब देखिए आप लोग, सौर का अर्थ क्या होता है? सौर सुने होंगे, लूर सौर। तुमको लूर सौर नहीं है, लूर सौर सौर वाली बात है। तो सौर का क्या होगा? सलीका, यानी सलीका। अगला ऑब्जेक्टिव, कौन संयुक्त वाक्य है? प्यारे विद्यार्थीगण, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? 4 गो वाक्य दे दिया है, इसमें संयुक्त वाक्य चुनना है। तो आप लोग जानते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सबका अपना अपना पहचानने का नियम होता है। तो संयुक्त वाक्य में आप लोग जानते हैं पहचानने का नियम, कि जिस वाक्य में और, तथा, किंतु, परंतु, अगर, मगर, वा, अथवा, लेकिन लगा रहे तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो देखिए इसमें किस में लगा हुआ है? और इसमें लगा हुआ है सी ऑप्शन में। तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, ये संयुक्त वाक्य है। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 90 को देखिए। अल्प शब्द का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब विलोम। तो अल्प का मतलब होता है कम, तो अल्प का क्या होगा? बहु मतलब होता है अधिक। तो अल्प का विपरीतार्थक क्या होगा? बहु। जब उन्नति का पूछ दे तो उन्नति का अवनति, उन्नति का अवनति। आदि का पूछ दे विपरीतार्थक तो अनादि। बहु का होगा अल्प, अभी आप देखें। और इति का क्या होगा? अथ। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या आप लोग 91 की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 91, जो किए गए उपकारों को मानता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पर आधारित है, कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न। तो क्या होगा इसका? ए ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर में देखिए, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से देखिए। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। द्विज किसको कहते हैं? 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। और पार्थिव किसे कहते हैं? जो पृथ्वी से जुड़ा हो उसे पार्थिव कहते हैं। प्यारे विद्यार्थीगण, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलिए। प्यारे विद्यार्थीगण, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 93 की ओर चलिए। इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 4 है ऑप्शन, श्री, वज्जी, स्मर्ड और वेसर। तो वज्जी। इंद्र का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? वज्जी। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 94। प्यारे विद्यार्थीगण, बहुत ही आसान है, हलवा सा ये क्वेश्चन सब आया है। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उडुप, जाया, कासार, पटु। तो उडुप होगा। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उडुप, याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थीगण, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 95 की ओर चलिए। 95 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या है? शुद्ध वाक्य कह रहा है चुनने के लिए। शुद्ध वाक्य, 4 वाक्य दे दिया है, 4 गो वाक्य। इसमें से कोई शुद्ध वाक्य होगा, 3 अशुद्ध होगा, 1 शुद्ध होगा, वो चुनने के लिए कह रहा है। तो यहां देखिए, चलते हैं, जांचते हैं, अपने पता चल जाएगा कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। तो दिनकर ने उर्वशी लिखा है, दिनकर ने उर्वशी लिखा है, ये गलत है, क्योंकि दिनकर ने उर्वशी लिखी है, ऐसा सही होता। तो ठीक है, हमको कह रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनना है, तो ये तो अशुद्ध हुआ, तो ये नहीं हुआ इसका सही ऑप्शन। तुम, मैं और वह चलेगा, ये भी गलत है, क्योंकि तुम, मैं और वह चलेंगे होता, तो ये भी गलत है।
लड़की ने दही गिरा दी, यहां देखिए लड़की ने दही गिरा दी, तो दही आप देखिए दही है पुलिंग, तो यहां देखिए गिरा दी, जब पुलिंग है तो यहां क्या होगा, लड़की ने दही गिरा दिया, तो ये भी गलत हो गया। सीता ने झूठ कहा था, ये सही है, क्योंकि झूठ पुलिंग शब्द है, तो झूठ कौन शब्द है, पुलिंग शब्द है, तो जब झूठ पुलिंग है तो सीता ने झूठ कहा था, अर्थात ये सी ऑप्शन सही होगा। प्यारे विद्यार्थीगण, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 96 की ओर चलिए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य, उसमें शुद्ध चुनने के लिए कह रहा था, इसमें अशुद्ध वाक्य कह रहा है चुनने के लिए, तो इसका मतलब 3 गो शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होगा, तो इसमें से अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये एकदम शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है। उनका बहुत सम्मान हुआ, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। वहां भारी भीड़ लगी थी, ये भी शुद्ध है। मेरे लिए पढ़ता हूं, मेरे लिए पढ़ता हूं, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। अब प्यारे विद्यार्थीगण, अशुद्ध है वाक्य आपको चुनने के लिए कह रहा था, तो ये होगा सी, मेरे लिए पढ़ता हूं, ये अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, मेरे लिए पढ़ता हूं, इसके स्थान पर रहता मैं पढ़ता हूं तो शुद्ध होता, या रहता मैं अपने लिए पढ़ता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं तो शुद्ध होता। ये मेरे लिए तो कोई अशुद्ध है, अनर्गल बातें हैं, मेरे लिए पढ़ता हूं, ये क्या बात है, तो ये अशुद्ध है और यही सही होगा, 96 का सी ऑप्शन सही होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 97 को आप लोग देखेंगे प्यारे विद्यार्थीगण। दिल करा करना, मुहावरे का अर्थ, मुहावरा से पूछ रहा है, दिल करा करना। 4 ऑप्शन, बहुत अधिक घमंड होना, नरम होना, भुला देना, साहस करना। तो साहस करना, दिल करा करना मतलब साहस करना। जैसे आप लोग देखते हैं कोई मर गया, कोई गुजर गया वहां, और वहां आप लोग बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही साहस के साथ अपना दिल करा कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, साहस करना। दिल करा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, साहस करना। 98, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है, हार मानना। तो चेहरा उतरना, कान पकड़ना, दम बांधना, घुटने टेकना। तो घुटने टेकना मतलब हार मानना, तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घुटने टेकना। तो डी ऑप्शन सही है 98 का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या, आप लोग चलिए, आज के ऑफिशियल मॉडल का जो 100 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसमें ये सेकंड लास्ट है। आप भला तो जग भला, ये कहावतें हैं, लोकोक्ति है, का अर्थ क्या होता है, किसी तरह का दायित्व नहीं, एक साथ 2 काम, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, 2 प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ रहना। तो प्यारे विद्यार्थीगण, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। आप भला तो जग भला का क्या होगा, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे, जैसा सोचते हैं, जैसा आप दिमाग में विचार लाते हैं, उसी तरह का आपको ये दुनिया, ये संसार नजर आता है। इसीलिए आप भला रहेंगे तो ही आपको संसार में भला नजर आएगा, आप बुरे रहेंगे तो संसार के सारे लोग बुरे नजर आएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आज का अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100, देसी मुर्गी बिलेती बोल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, देसी मुर्गी बिलेती बोल। तो अन्न की नकल में अपनी असलियत गंवाना, जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे, अत्यधिक आशा तुच्छ फल, कठिन काम संपन्न करना। तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका जवाब, देसी मुर्गी बिलायती बोल का क्या होगा जवाब, तो अन्न की नकल में अपनी असलियत गंवाना। ये आज का 100 अंकों का ऑफिशियल मॉडल पेपर हमने बताया है, आप लोग इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे प्यारे विद्यार्थीगण, समझेंगे और मन से तैयारी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थीगण।